दम पुख्त एक इंतहाई कदीम तरीका है गोश्त को पकाने का, जिसमें गोश्त को एक भारी पैंदे के बर्तन में रखकर इसके ढक्कन को गुंदे हुए आटे से एयर टाइट सील करके पकाया जाता है। उसूलन दम पुख्त किसी डिश का नाम नहीं, बल्कि ये एक कुकिंग टेक्निक है, जिससे ना सिर्फ यूं गोश्त को बल्कि इसी टेक्निक को यूज करते हुए हम बिरयानी भी बनाते हैं और अरबी कुछ कुछ इसी तरीके से मंदी बनाते हैं। अलबत्ता आज हम आपको पेशावरी लैम्ब दम पुख्त बनाना सिखाएंगे। ये दम पुख्त हमारे पश्तून भाइयों की सौगात है, जो रिवायती तौर पर दुम्बे के गोश्त से तैयार किया जाता है। कमर्शियल रेसिपी में यूं गोश्त का बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि रेस्टोरेंट्स में गोश्त को बोटियों में काटकर यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो यूं गोश्त का बड़ा टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दम पुख्त बनाने के लिए यहाँ हमने 2 किलो दुम्बे का गोश्त लिया है। क्योंकि दम पुख्त में चर्बी का इस्तेमाल लाजमी है, इसलिए हम यहाँ रिब्स यूज कर रहे हैं, यानी दुम्बे की पसली का गोश्त। आप चाहें तो इसकी जगह मटन चॉप्स यानी के चांप या फिर पुट का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि हड्डी वाला चर्बी के साथ गोश्त इस्तेमाल करें। दम पुख्त बस नमक में पकाया जाता है और इसमें किसी किस्म के मसाले का इस्तेमाल नहीं होता। हर 1 किलो के लिए 1 से 1.5 टीस्पून नमक काफी है। ये मिकदार आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। गोश्त रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और गोश्त पर नमक लगा लेने के बाद आपने इसे फौरन पका लेना है, यानी नमक लगाने के बाद गोश्त को कतन मैरिनेट करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट नमक लगाकर गोश्त को छोड़ने से गोश्त अपना पानी छोड़ देता है और पकने पर यह गोश्त उतना नरम तैयार नहीं होता जितना बगैर मैरिनेट किया हुआ गोश्त तैयार होता है। दम पुख्त बनाने का जो तरीका आज हम फॉलो कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली रिवायती तरीका नहीं है। रिवायती तौर पर तो बर्तन में गोश्त को ढककर कोयलों पर पकाया जाता है, लेकिन जो तरीका आज हम फॉलो कर रहे हैं, ये मैंने हाल ही में पेशावर में रेस्टोरेंट्स को अडॉप्ट करते हुए देखा है। ये लोग पहले गोश्त को सीखों पर पिरोकर इसे कोयले पर अच्छी तरह भूनकर इसको कलर देते हैं और फिर इसे दम लगाते हैं। मैं दम पुख्त रिवायती तरीके से हमेशा बनाया करता था, लेकिन ये तरकीब फॉलो करने के बाद मैंने पाया कि यह ज्यादा सुपीरियर तरीका है और तैयार होने वाला गोश्त ज्यादा फ्लेवरफुल होता है। हम यहाँ गोश्त का बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, यूं करना हरगिज जरूरी नहीं, लेकिन यूं करने से प्रेजेंटेशन और डिश की अपील बहुत बढ़ जाती है। यहाँ गोश्त को कोयलों पर पकते 5 मिनट हो गए हैं और अब वक्त होता है इसको पलट देने का। वैसे तो ये डिश दुम्बे से तैयार की जाती है, लेकिन पेशावर में भी लोग दुम्बे के गोश्त से ज्यादा बकरे का गोश्त को ज्यादा फौकियत देते हैं। दोनों ही सूरतों में आपको चर्बी का इस्तेमाल करना लाजमी पड़ेगा। ये रेसिपी बगैर चर्बी के बिल्कुल भी अच्छी तैयार नहीं होती, तो अगर आप चर्बी से परहेज करते हैं या आपको चर्बी पसंद नहीं, तो बराए मेहरबानी ये डिश ना बनाएं। जो गोश्त हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें खुद तो काफी चर्बी है, लेकिन दम पुख्त में मजीद चर्बी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ दुम्बे की चक्की भी इसमें शामिल करेंगे। 2 किलो गोश्त के लिए आपको रफली 200 से 300 ग्राम चक्की की जरूरत होगी। दुम्बे की चक्की में चर्बी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये प्योर चर्बी नहीं होती और इसका टेक्सचर भी नॉर्मल चर्बी से मुख्तलिफ और बहुत फाइबरस सा होता है। दम पुख्त बस गोश्त और चर्बी से ही तैयार कर लिया जाता है, लेकिन इसकी एक वेरिएशन में टमाटर और आलू भी इसमें शामिल किए जाते हैं। गोश्त को हम यहाँ तेज आंच पर पकाएंगे। यूं डायरेक्ट ड्राई हीट में इसको पकाने का मकसद इसको कलर देना है और ये तेज आंच पर करना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ कोयलों की आंच काफी तेज है, इसलिए 3-4 मिनट में गोश्त को पलट लें कि इसको इवनली कलर आ जाए। दुम्बे की चक्की जब कोयले पर पकना शुरू होती है तो यह सुकड़ना शुरू हो जाती है और इसमें से चिकनाई टपकना शुरू हो जाती है। बजाय इसके कि ये चिकनाई कोयलों पर टपके, आप इस चिकनाई को आलू, टमाटर और खास तौर से गोश्त पर लगा दें। ये करने से गोश्त का रंग ज्यादा बेहतर आता है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो अंगीठी पर रखा गोश्त बहुत तेज आंच पर पक रहा है, जबकि आलू टमाटर पर आंच निस्बतन कम है और सबसे धीमी आंच पर चक्की पक रही है। चक्की को अगर तेज आंच पर पकाया जाए तो चक्की में मौजूद सारी चिकनाई खत्म हो जाएगी, इसलिए चक्की को बहुत तेज आंच पर ना पकाएं और इससे निकलने वाली चिकनाई टपकने से पहले इसे गोश्त और दीगर अज्जा पर लगा दें। इस फूड ब्राउनिंग के अमल को कुलिनरी वर्ल्ड में मियार्ड रिएक्शन कहते हैं
और जब यूं गोश्त को या दीगर अज्जा को ब्राउन किया जाता है तो सैकड़ों की तादाद में नए फ्लेवर कंपाउंड रिलीज होते हैं। यही वो फ्लेवर कंपाउंड्स होते हैं जो हम यहाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ इसी गोश्त को बारबेक्यू करने के बजाय बॉयल या फिर स्टीम कर लें तो क्या इन दोनों का टेस्ट सेम होगा? हरगिज नहीं। टेस्ट का ये फर्क मियार्ड रिएक्शन की वजह से होता है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, ये दमपुख्त बनाने का तरीका मुझे रिवायती दमपुख्त के तरीके से ज्यादा सुपीरियर लगता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यूं मियार्ड रिएक्शन ज्यादा बेहतर होता है और तैयार होने वाली डिश का फ्लेवर ज्यादा मीठी होता है। हमने यहाँ गोश्त को 25 मिनट तेज आंच पर कोयलों पर पकाया, और अगर अब आप इस गोश्त की ऊपरी सतह को महसूस करके देखेंगे तो पाएंगे कि इस गोश्त की ऊपरी सतह बहुत खस्ता और ड्राई हो चुकी है, जबकि दमपुख्त से तैयार करता गोश्त इंतहाई जूसी और नरम होता है। तो यहाँ गोश्त का खस्ता किए जाने से परेशान ना हो और ये मत सोचिएगा कि हमने गोश्त को ओवरकुक कर दिया। याद रखें, इस स्टेप का मकसद गोश्त को ब्राउन करना था, जो अब मुकम्मल हो चुका है। अब जब गोश्त और दीगर अज्जा ब्राउन हो चुके हैं तो वक्त होता है इन्हें दम लगाने का। बस आपने गोश्त को सीखों पर से उतार कर एक मोटे पैंदे के बर्तन में इनको मुंतकिल कर देना है। जो रिवायती तरीका है दमपुख्त बनाने का वो यहाँ से शुरू होता है और रिवायती तौर पर यहाँ कच्चा गोश्त बर्तन में शामिल किया जाता है। बर्तन में पैंदे पर पहले चक्की की एक लेयर लगाई जाती है, फिर इस पर गोश्त रखा जाता है और गोश्त के ऊपर आलू और टमाटर शामिल किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम गोश्त पहले पका चुके हैं तो लेयरिंग का अमल जरा मुख्तलिफ होगा। बर्तन के पैंदे पर आपने आलू की लेयर लगानी है और फिर आपने आलू के ऊपर गोश्त रखना है। यूं गोश्त बर्तन के पैंदे से उठा कर रखने से गोश्त जलने का खदशा कम हो जाता है और अब गोश्त स्टीम और कन्वेक्शनल हीट पर पकेगा, जैसे कि अवन में पकता है। चक्की को आपने आधा गोश्त के ऊपर और बाकी पैंदे पर डाल देना है। अगर आप यहाँ दुम्बे का गोश्त और चक्की का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बकरे के गोश्त के साथ यहाँ दुम्बे की चक्की इस्तेमाल करें, और अगर दुम्बे की चक्की दस्तयाब ना हो तो फिर मादा जानवर की खीरी का इस्तेमाल यहाँ मौजू है। फाइनली बिल्कुल चक्की की ही तरह टमाटर की आधी मिकदार गोश्त के ऊपर और बाकी पैंदे पर डाल दें। अब आपने बर्तन को गुंदा हुआ आटा लगाकर इसका ढक्कन को एयर टाइट सील करना है। ये एयर टाइट करने का अमल बहुत अच्छी तरह कीजिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि इससे स्टीम बाहर निकलने ना पाए। जब बर्तन एयर टाइट हो जाए तो इसे कोयले पर धीमी आंच पर रख दें। हम क्योंकि यहाँ घर पर पले जानवर का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफी नरम है, तो हमें इसमें पानी शामिल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अलबत्ता इस स्टेज पर 1 कप इसमें पानी आप लोग जरूर शामिल कर लीजिएगा। अब आपकी आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए और कोयला ना सिर्फ बर्तन के नीचे बल्कि ढक्कन के ऊपर भी होना चाहिए। यूं आपने इसे कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए दम देना है। अब क्योंकि आप इसका ढक्कन नहीं खोल सकते तो ये तयन करने के लिए कि इसका पानी सूख गया है, इसके लिए बर्तन के पैंदे के करीब अपना कान रखकर बर्तन के अंदर से आने वाली आवाज पर गौर करें। शुरू में जब बर्तन के पैंदे पर पानी होगा तो आपको बहुत मामूली से पानी उबलने की आवाज बर्तन से बाहर सुनाई देगी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा और गोश्त और चक्की से निकलने वाली चर्बी बर्तन के पैंदे पर लगकर पकना शुरू होगी, और तब जब आप बर्तन के पैंदे के करीब अपना कान लगाकर अंदर से आने वाली आवाज पर गौर करेंगे तो आप बहुत वाज़ेह चिकनाई की चटकने की आवाज बर्तन से बाहर आपको सुनाई देगी। बस ये आवाज आपको जैसे ही सुनाई दे तो आपने बस 5 मिनट इसे मजीद पका लेना है और फिर कोयलों से उतार लेना है। बर्तन के पैंदे पर अब सिर्फ चक्की से निकली चिकनाई है, ये पानी नहीं है। अब जब आप इस तैयार गोश्त की ऊपरी सतह को महसूस करेंगे तो इसको बहुत नरम और जूसी पाएंगे। स्टीम में पकने की वजह से जो गोश्त ड्राई और खस्ता हो गया था वो अब हॉट एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पकने की वजह से दोबारा फुली रिहाइड्रेट हो गया है, यानी गोश्त ने काफी पानी अपने अंदर दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया है। ये गोश्त इतना गल चुका है कि गोश्त बिल्कुल साफ हड्डियों के ऊपर से उतर जाएगा, और इस डिश के लिए गोश्त का इतना ही गला हुआ होना चाहिए।
दमपुख्त कोयलों पर ही अच्छा बनता है और आप घर पर कैसे बहुत आराम से और बहुत महफूज तरीके से कोयले को आग लगा सकते हैं, इस पर हम एक पूरी अलग वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी मजीद रेसिपी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल सिर्फ सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं होता, तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद। और हाँ, हमारे दूसरे चैनल फूड साइंटिस्ट इन इंग्लिश पर भी सब्सक्राइब करें, जहां हम अपनी इन्हीं तमाम रेसिपीज को इंग्लिश में बनाते हैं। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।